दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ मैं। और सामने मेरे आप व्हाइट बोर्ड देख रहे होंगे, तो आपको लग रहा होगा कि इस पे कुछ फार्मूले लिखे होंगे, लेकिन इस पे फार्मूले नहीं है। इस पे हमारे भारत या हमारे देश में कुछ ऐसी जो घटनाएँ घटी, जो ऐसी कुछ ऐसे उद्योगपतियों की जिससे आम जनता का सीधा जुड़ाव है, वो चीज़ों का कनेक्ट जो किस प्रकार से थोड़ी दूरियों में तब्दील हुआ, महँगाई और बेरोज़गारी का जो दलदल है, वो क्यों है? हम इस छोटे-छोटे अ, कुछ टॉपिक मैंने लिखा है, कुछ मुद्दे लिखे हैं। इस मुद्दे से हम आपको थोड़ा-सा समझाने का प्रयास करेंगे और आप इस पे थोड़ा-सा विचार और विमर्श कीजिएगा। क्योंकि ये चीज़ें महँगाई जो है वो एक सोची-समझी एक पैमाने के तहत ही बनाई गई है। और कहीं न कहीं इस पे जब मैंने सोचा तो मुझे लगा कि शायद कहीं न कहीं हो इस पे एक छोटी-सी वीडियो बनानी चाहिए और वीडियो मैं आज बना भी रहा हूँ। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि भारत में महँगाई और बेरोज़गारी भारत में महँगाई और रोज़गार का गिरता ग्राफ क्यों है 2018 के बाद? तो लॉकडाउन से पहले 2018-2020 के आसपास में लॉकडाउन लगा था, 21 के आसपास। लेकिन जो 2018 तक एवरेज हम देखते हैं, 2018 तक जो महँगाई का जो स्तर था वो एक एवरेज स्थिति में था। लेकिन जैसे इधर की जब लॉकडाउन से हम इधर के आए हैं, लॉकडाउन से जब इधर ग्रो किए हैं, उसके बाद सारी व्यवस्था चरमराई हुई है। उसके पीछे किसका हाथ है? तो ज़ाहिर-सी बात है जो सत्ता में रहते हैं, जो सिंहासन पे रहते हैं, जो पूरी बागडोर संभालते हैं, उनके पास सारे अधिकार होते हैं, सारे उनके पास शक्तियाँ हैं, जो उस चीज़ को वो काबू कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं हम देखते हैं। तो भारत सरकार दावा जो कर रही है आज के वक़्त में कि हमारी जो इकोनॉमी है, जो दावा जो किया जा रहा है अर्थव्यवस्था जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 8.2% की तीव्र गति से बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। अगर हमारी अर्थव्यवस्था अगर 8.2% से अगर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है तो हमारा जो मुद्रा है, हमारी जो रुपया है, यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका के मुकाबले रुपया हमारा कमज़ोर क्यों हो रहा है? तो आज के डेट में यानी कल के डेट का जो ये डेटा है, वो आपका है यूनाइटेड स्टेट का $1 वहाँ की जो मुद्रा होती है वो डॉलर में है, आप सभी जानते हैं। उसके मुकाबले हमारे इंडियन रुपीज़ जो है ये 86 रुपया 86.20 कह सकते हैं। 86.20 पैसा 86.20 पैसा है जो उसके $1 के मुकाबले हमारा 86 रुपया यानी उसका $1 तो हमारा 86 रुपया। अगर उसने $10 दिए तो हमको 860 रुपया तक देना पड़ जाएगा। तो ये हमारी इन 2 देशों के जो बीच की जो ये दूरियाँ हैं, ये जो दूरियाँ हैं ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो इकोनॉमी हमारी यहीं से आप समझ सकते हैं बहुत बड़े-बड़े दावों को छोड़ कर के। उसके बाद दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि महँगाई का स्तर में एक और सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो था वो किसका है कि प्राइवेट कंपनियों ने भारत की पॉलिटिकल पार्टी को जो गुप्त चंदा दिया, जिसका नाम रखा गया इलेक्टोरल बॉन्ड। तो ठीक है, 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने वो स्कीम लेकर आए थे कि हमारी कि पार्टियों को जो लोग चंदा देना चाहते हैं, वो गुप्त क तरीके से दे सकते हैं और जब गुप्त तरीके से दे सकते हैं, तो वो एसबीआई की एक पॉलिसी रहती है, उसको खरीद करके आप किसी भी पार्टी को चंदा दे सकते हैं। तो अब उस पॉलिसी लाने के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई चंदा लेने वाली कोई पार्टी थी, तो बीजेपी थी और हर पार्टियों को चंदा मिला है। तो सोचिए और पार्टियों को चंदा दिया कौन है? जो बड़े-बड़े उद्योगपति जो थे, प्राइवेट कंपनियाँ जो हैं, जो प्राइवेट कंपनी जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो भारत में व्यापार करते हैं, उन्होंने सभी पार्टियों को चंदा दिया है। तो अब जब कंपनियों ने चंदा दे दिया था, अब उनके पास वो फ्री हो गई, उनके पास टेंशन नहीं का अब वो जितने तरीके से चाहें, अपने माल को जितने रुपए में चाहे वो बेच सकते हैं। भारत सरकार भी इस पे हस्तक्षेप नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि जो पार्टी सत्ता में आई है, उसने तो चंदा लेकर आई है और जब हम आपको चंदा दिए हैं, तो हम आपसे भी अपेक्षा कर रहे हैं कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं और इसका जीता-जागता एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो व्हीकल हैं, जो गाड़ियाँ हैं, उनके रेट जो हैं वो निरंतर बढ़ रहे हैं। तो इसका प्रभाव किसके पड़ेगा? किसके ऊपर पड़ेगा? सीधा सिंपल सी बात है कि वो जनता के ऊपर ही पड़ेगा क्योंकि जो उद्योगपतियों को जो मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें हैं अ, वो जनता ही खरीदती है, आम आदमी खरीदता है और उसमें उसकी कमाई का जो पैसा लगता है उसमें वो सरकार टैक्स भी ले लेती है, साथ में वो अपना मुनाफ़ा भी ले रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा पिसता अगर कोई है, तो आम जनता है और इसका जीता-जागता एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ कि कंपनियाँ चंदा देने के बाद उन पर कोई सरकार अंकुश नहीं लगा रही है, तो सिंपल चीज़ है उसका एक और मैं चीज़ बता रहा हूँ। टेलीकॉम कंपनियाँ जो हैं, जैसे जियो है, एयरटेल है, वी है, वोडाफ़ोन आइडिया, बीएसएनएल की तो बात ही छोड़ दी, बीएसएनएल तो अब तो टाटा उसको थोड़ा सपोर्ट कर रहा है।
अब उसमें जो था, दो एक प्लान आता था 28 दिन के अंदर 1.5 जीबी डेटा का, 149 रुपये का जो डेटा आता था, वो 28 दिन की वैधता के साथ आता था, 1.5 जीबी पर डे डेटा के साथ आता था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, ज़्यादा नहीं, 6 लगभग 6 से 7 महीने के बीच के अंतराल के बाद ये स्कीम जैसे आई, उसके बाद 50 रुपये डायरेक्ट बढ़ा दिया गया। अब वो 50 रुपये किसके ऊपर पड़ा? तो सबसे पहले ये जो टेलीकॉम कंपनी जियो आई, उसने फ्री डेटा दिया। अब नोटबंदी के आसपास में तो ये स्कीम आई थी, और जब ये उसने फ्री डेटा दिया, तो उसके बाद ये जो सारी कंपनियां हैं वो धीरे-धीरे, जैसे पहले जो कंपनियां थी जियो से पहले, एयरटेल तो ही है, आइडिया थी, वोडाफोन, उसके बाद एयरसेल, यूनिनॉर, ये सारी ये लोग जो छोटी-छोटी भी कंपनियां थी, तो भारत में अपना काम करती थी, टेलीकॉम जो सर्विसेज थे उसको प्रदान करती थी। तो इंसान के पास कुछ ऑप्शनल थे, किसी के सस्ते रिचार्ज थे, किसी के महंगे महंगे थे। तो जैसे ही इसने आया, सॉरी, जियो जब आई मार्केट में, तो जियो ने अपनी फ्री सेवा दी, तो लोगों ने लालच में आकर के इस फ्री सेवा का आनंद ले लिया। उसके बाद फिर उसने फ्री का, जब ये सारी कंपनियां धीरे-धीरे टूटने लगी, तो जो टूटने लगी, तो उसके बाद जब टूटी, तो उसके बाद इनके पास मौका आ गया, और जो फिर कुछ दिन देने के बाद फिर इन्होंने धीरे-धीरे मेंबरशिप रखा, मेंबरशिप रखने के, मेंबरशिप तो पहले ही था, फिर धीरे-धीरे अपने रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी भी कर दी। लेकिन इस पे सरकार को अंकुश भी लगाना चाहिए था। सरकार नहीं लगाई, क्योंकि सभी कंपनियों ने चंदा दिया हो, और चंदा देने का यही है कि हम धंधा जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। कोई सरकार या कोई भी प्रशासन हमको हाथ तक नहीं लगाएगा, कोई भी रोक-टोक नहीं करेगा। यही फ़ायदा है ये। और इसके बीच में अगर कोई फँसता है, तो वो फँसती है आम जनता, क्योंकि वो उस पे चीज़ पे डिस्कस नहीं करना चाहती है। और उसके बाद कर्मचारियों की संख्या कहीं बढ़ाई गई, कहीं घटाई गई। वेतन, लेकिन वेतन में कोई भी लेकिन वेतन नहीं रखा गया, ना बढ़ाया गया, कुछ नहीं। हाँ, एक चीज़ सबसे बड़ी ये भी है कि जैसे-जैसे चीज़ें जब सरकार से व्यापारियों का जब ताल्लुकात बढ़ा है, बड़े-बड़े उद्योगपतियों से, तो तो उद्योगपतियों का जो मनोबल था, वो काफ़ी बढ़ चुका है। बढ़ा भी है, और कर्म कर्मचारी बढ़ाए भी नहीं गए। अगर बढ़ाए भी गए, तो उनके वेतन में कोई अ बढ़ोतरी भी नहीं की गई। और कुछ ऐसी भी स्थितियाँ आज की डेट में ऐसी भी हैं, जहाँ पर कुछ ऐसे उद्योगपति भी, रिसेंटली उसने ये कहा है, अभी मीडिया में बहुत तेज़ी के साथ वो चल रहा है। उन्होंने ये कहा है कि संडे के दिन, यानी रविवार दिन, एक दिन जो छुट्टी होती है, उसमें भी कर्मचारियों को काम करना चाहिए। घर में रह कर के आप क्या करेंगे? तो सोचिए, 7 दिन काम करने से इंसान की जो मानसिक स्थिति होती है, वो काफ़ी डमाडोल हो जाती है, और थकान की वजह से उसकी उम्र जो होती है, वो दिन-ब-दिन घटने भी लगती है। और तो समझ ही सकते हैं किस प्रकार का अब वक़्त चलने वाला है। तो ये चीज़ें हैं। तो प्रदेश की सरकारें प्राइवेट का एक और पॉइंट की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो प्रदेश की सरकारें जो प्राइवेट कंपनीज़ की रोज़गार मेले लगवाना शुरू की, और उसमें, और उसे अपने रोज़गार खाते में जोड़ रही है। हाँ, एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है, आजकल आपको रोज़गार मेले आपको दिख रहे होंगे कि हर सरकारी संस्थानों में या कहीं भी एक रोज़गार मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो उसमें प्रदेश भर की बहुत सारी ऐसी कंपनियों के कुछ एचआर आते हैं, या वहाँ का रिक्रूटर आते हैं, तो आपको जॉब देते हैं, और आपको फिर वो रोज़गार देने का प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि रोज़गार, और इसको सरकारें अपने खाते में जोड़ रही है। हमने युवाओं को इतना रोज़गार दिया, तो प्राइवेट सेक्टर में आप रोज़गार नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये चीज़ अभी है कि आपने अगर जिलेवार, जनपदवार डिस्ट्रिक्ट वाइज़ अगर आपने प्राइवेट कारखानों के अगर लगाते आप यहाँ पे, कम से कम इधर ही आप लगवाते, तो जो रोज़गार का जो एक संसाधन होता, तो उनके लिए अच्छा मिलता। वो अपने घर परिवार में रह कर के भी वहाँ नौकरी कर सकते थे, अपने परिवार का पालन-पोषण भी कर सकते थे। क्योंकि एक चीज़ और भी है कि जब जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश से आदमी दिल्ली के लिए जाता है, तो दिल्ली में जाएगा, तो वहाँ रूम लेगा, तो रूम का भाड़ा किराया देगा, वहाँ पे पानी तक खरीदते हैं लोग। सारी चीज़ें करने के बाद, उसके बाद छोटी-सी जो बचत होती है, वो होती है। अब लेकिन ये वक़्त जो ऐसा चल रहा है, इस वक़्त में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है। जो चीज़ें यहाँ हैं, वही चीज़ें वहाँ भी है। जो महँगाई का जो लेवल है, जो स्तर है, वही है। लेकिन थोड़ा-सी समस्या एक चीज़ की है कि यहाँ पे रोज़गार मैन्युफैक्चरर सेंटर जो है, वो यहाँ पर नहीं है। तो सरकार उसको अपने खाते में जोड़ रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेंटर पे भी फेल हो चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर धीरे-धीरे डाउन भी हो रहे हैं, महँगाई का स्तर जो है, हर एक सामानों पे बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो उसका जो प्रभाव है, उसकी जो समस्याएँ हैं, वो सीधे आम लोगों तक पहुँचती हैं। और क्योंकि आप जीता-जागता देख सकते हैं, रुपया गिर रहा है,
और डॉलर बढ़ रहे हैं, और इसी प्रकार भारत के मुकाबले बहुत से ऐसी मुद्राएं, बहुत से ऐसे देश की जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। भारत में भी कुछ ऐसी चीजें थी जो हमें ऐसे लोगों से थोड़ी बराबरी करना जो हमसे भी गिरी हुई है। हम तो एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था थी, अ, अ, एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था थी, हमारे साथ मैन्युफैक्चर सेंटर भी बहुत सारी चीजें थी। तो कहीं ना कहीं अगर हम उसी चीज को संभाल के अगर इस चीजों की तरफ चलते तो शायद कुछ हो सकता था। हाँ, एक चीज और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। निजीकरण व्यवस्था से निम्न वर्ग, अच्छा, निजीकरण एक जो व्यवस्था है, निजीकरण निजीकरण जो व्यवस्था अब सरकारें भी ला रही है, सरकारी सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइवेट चीजों को भी लाया जा रहा है। तो प्राइवेट चीजों को लाने करके आप सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं कर सकते। सरकारी चीजों, सरकारी नौकरियों में लोग इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि सरकारी, उनको तनख्वाह बहुत ज्यादा अच्छी ठीक ठाक मिलती है, उसके बाद वर्क प्रेशर जो होता है वो कम होता है। तो इसकी वजह से, और उसके बाद जो रुतबा होता है, जो हमारे देश में जो सर जो कोई भी युवा अगर सरकारी नौकरी जब तक नहीं पाया उसकी वैल्यू कोई नहीं कर रहा आज के समय में। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और अगर चाहे आप कितनों भी पढ़े लिखे हैं, ब्रिलियंट है या कुछ भी हैं, अगर आपके पास कोई पद नहीं है सरकारी, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये सरकारी नौकरी का जो महत्व है ये भारत में हमारे बहुत तेजी से बढ़ा है। मेरा मानना है कि सरकारी संस्थानों में भी बहुत सी चीज़ें हम कर सकते हैं। यानी मान लीजिए 60 से 70 हज़ार रुपये तक की सैलरी अगर आप किसी को दे रहे हैं, 60 हज़ार रुपये तक सरकारी शिक्षण संस्थान में या किसी भी संस्थान में, अ, तो उन सैलरियों पे अगर ग्राफ अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं हम एक सैलरी में 2 लोगों को कुछ 4 साल, 5 साल, 10 साल तक रख सकते हैं। फिर जैसे उनका वर्क एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, फिर धीरे-धीरे सैलरी को, ग्राफ को बढ़ा भी सकते हैं। तो इससे भी थोड़ी-सी जो बेरोज़गारी की जो दर है उसको भी थोड़ा-सा कम कर सकते हैं। लेकिन सवाल जब ये उठता है तो उसी विभाग के लोग एक प्रश्न कर देते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो सांसद और जो विधायक हैं, उनकी जो सैलरी होती है तो उनके ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वे अपनी सैलरी लेते हैं, उसको महँगाई में क्यों नहीं जोड़ते हैं वो? तो सच्चाई भी ये भी है क्योंकि सांसद और विधायक की जो फैसिलिटीज़ जो मिलती हैं उनको, वो एक बेहतर तरीके की मिलती हैं। तो उनको भी इन सारी चीज़ों में होना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ी एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि उच्च स्तरीय शिक्षा जो है, यानी जैसे बीएड है, बीपीएससी है, बीएड है, और मेडिकल फील्ड की जो डिग्रियाँ हैं, जैसे डी फार्मा है, तो उसके बाद फार्मेसी वगैरह है, एनएम, जीएनएम, जो नॉर्मल टाइप की जो नॉर्मल नहीं मतलब सामान्य तरीके की जो डिग्री भर्तियाँ हैं, वो भी लाखों रुपए की फीस में हो रही हैं। तो छोटे तबके के लोगों के लिए जो सामान्य कृषि परिवार से जो संबंध रखते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी समस्याएं बड़ी मुश्किल से बड़ी हुई चीज थी। ये छोटा सा डाटा मैं आपके सामने लेकर आया था। और महंगाई का जो स्तर है वो कहीं न कहीं ये जो जिस लॉकडाउन जो सॉरी लॉकडाउन कह रहा हूँ, लॉकडाउन से पहले की जो स्थिति क्या थी और उसके बाद जब ये चंदा दो धंधा दो की जो नीति लाई गई, प्राइवेट कंपनियों को भारत पॉलिटिकल पार्टी को जो गुप्त चंदा दिया गया, उस चंदे से इस देश में बहुत सारे प्रभाव पड़ रहे हैं और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी है। और और इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज भी कर दिया है, इसको अवैध तरीके से इसको बताया और इस पॉलिसी को बंद भी कर दिया। देखो डीवाई चंद्रचूड़ जी इसकी इस याचिका को देख भी रहे थे। तो यही सारी चीज़ें हैं, जब हम चर्चा नहीं करते हैं किसी चीज़ पे तो वो सारी चीज़ें एक विकराल रूप लेती हैं। और वक्त ऐसा आ रहा है कि जब जो आवाज़ें उठा रहे हैं उनके खिलाफ कुछ ऐसे काम हो जा रहे हैं, कुछ ऐसे कांड कर दिए जा रहे हैं कि उनकी जुबान तक बंदी कर दी जा रही है। क्योंकि अभी अच्छा जीता जागता एग्जाम्पल हमने एक डिबेट भी किया था छोटी सी, आप देखे भी होंगे उस चर्चा पे अपने भाई छत्तीसगढ़ के जो मुकेश चंद्राकर जी थे उनकी हत्या तक कर दी गई क्योंकि एक करोड़ों रुपए के एक बने रूट से करोड़ों रुपए का एक रोड बनाया गया था जो कि 3-4 महीने की तक ही नहीं चला और टूट करके खंड-खंड हो गया था। तो ठेकेदार ने उसको बहुत ही बुरी तरीके से उस पत्रकार भाई को मारा धोखे के साथ। ये करप्शन है और करप्शन में जब देश की जनता ही शांत रहती है और जातियों के आधार पे सारी चीज़ों के आधार पर अपने नेताओं को चुनती है तो कहीं न कहीं उसका बहुत ज़्यादा विकास नहीं होने वाला है। हाँ, निजीकरण की जो एक चीज़ें हैं मैं जो बताना चाह रहा था, निजीकरण में अब जुगाड़ चल रहा है। तो टॉपिक थोड़ी बदल गई थी मेरी। निजीकरण जो है वो निजीकरण एक जुगाड़ है, जो जैसे जिसकी पकड़ है वही निजीकरण का फ़ायदा ले पाएगा और जिसके पास पकड़ नहीं वो निजीकरण में नहीं जा पाएँगे या फिर कोटे वाइज़ वहाँ पे भर्तियाँ लाई जाएँ, तब ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन
निजीकरण करके मुझे नहीं लगता है कि सरकार जो सरकारी संपत्ति है उसको प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए और वो फिर अपना एकाधिकार उस पे चलाए। तो कहीं न कहीं उस पे शोषण होने का 110% का कह सकता हूँ कि चांसेस हैं और उसमें उस व्यवस्था को निरंतर चलना और उस पे लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो अलग चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि उसमें शोषण बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगा। किसी की नौकरी की कोई गारंटी नहीं होगी। हालाँकि बिजली विभाग की भी आप देख रहे हैं, वो भी प्राइवेटीकरण की तरफ, निजीकरण की तरफ जा रहा है और बहुत सारी जगह हो भी चुका है। और इसके लिए कुछ जो सरकारी कर्मचारी हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जब जिस प्रकार से मौज काट रहे थे बैठ कर के सरकारी चीज़ों संस्थानों में, अब उनको दौड़ना पड़ेगा किसी प्राइवेट अ, कंपनी की तरह हमको रखा जाएगा, हमको काम करने दिया जाएगा। अगर हमारे परफॉर्मेंस अच्छे नहीं होंगे, तो हमको निकाला भी जा सकता है और निजीकरण का ये एक सबसे सटीक एक पैमाना है, एक आधार है। क्योंकि अगर आप परफॉर्मेंस हो या ना हो, जो भी हो, लेकिन शोषण मेरे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगा। चैनल पे अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और खबरें अगर पसंद आई होगी ये सारे डेटा, तो कभी-कभी अपने पास बैठ के चर्चा भी कीजिए और चर्चा कीजिए ताकि उसका प्रभाव भी पड़े और एक अच्छी सरकार का चुनाव भी कीजिए। नमस्कार।